Now we are going to discuss the types of heart failure. So the first type of heart failure is according to the cardiac output. According to cardiac output, we will divide or you will classify or subdivide the heart failure into two types: high cardiac output heart failure, low cardiac output heart failure. So in this lecture and in the next lecture we will discuss the high cardiac output heart failure. So बच्चों, this is the type of heart failure that is less common. ठीक है, this is not common at all. बहरहाल जी, इसकी टियोलॉजी क्या है, कैसे ये आपकी डिज़ीज़ प्रोग्रेस करेगी, what will be the consequences, we will discuss in this lecture. बहरहाल जी, इसमें आपको पता चल गया है जी हार्ट फेलियर हुआ कैसे. फ्रॉम द फर्स्ट टाइम क्या था कि कार्डियक आउटपुट वाज हाई कार्डियक आउटपुट था, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो हार्ट था काम करते करते थक गया, उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई, आपके हार्ट की रीमॉडलिंग होगी. अब एंड रिज़ल्ट क्या आया कि नाउ योर हार्ट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड एनफ कार्डियक आउटपुट टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी. ओके, अब जी इसमें क्या है जी, रेस्टिंग स्टेज में इस टाइप ऑफ हार्ट फेलियर में क्या होता है कि इनिशियली आपका जो पेशेंट है रेस्टिंग स्टेज में उसका कार्डियक आउटपुट विल बी मोर देन 8 लीटर्स पर मिनट. ओके, अब टियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है, ये हाइपरटेंशन हुआ कैसे. तो भाई इसके दो मेन रीज़न्स हैं. द फर्स्ट रीज़न इज़ इंक्रीज्ड बॉडी डिमांड. द सेकंड रीज़न इज़ कि जी कुछ कनेक्शंस को बाईपास करेंगे आपके ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा. पहली टाइप दैट इज़ इंक्रीज बॉडी डिमांड, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. फ़िलहाल जी इसी लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे आर्टरीज वेन्स कैसे वेसल्स बाईपास होंगी और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा. लेकिन इसके डिटेल में जाने से पहले एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें. हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कार्डियक आउटपुट दो कंडीशंस में बढ़ता था कि जब आपकी बॉडी की डिमांड्स ज़्यादा थी, मेटाबॉलिक नीड्स ज़्यादा थी कि उसे ब्लड ज़्यादा चाहिए. द सेकंड रीज़न वाज कि कुछ कनेक्शंस बाईपास हो गए, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिला. तो भाई आपके सीएनएस तक मैसेज किया, सीएनएस ने मैसेज दिया हार्ट को कि नहीं भी कार्डियक आउटपुट मज़ीद करो, बढ़ाओ. सो जी जो फर्स्ट रीज़न है इंक्रीज बॉडी डिमांड, उसका बेसिक सारा सिनेरियो क्या था बिहाइंड कि जी पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम एन अंडरलाइंग डिजीज़. पेशेंट को किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ थी. क्या डिज़ीज़ थी? फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस कि हाइपरथायरॉयडिज्म था, पेशेंट को एनीमिया था, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ गई, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ गया. फिर अल्टीमेटली हार्ट काम करते करते थक गया, हाइपरट्रॉफी होगी, फिर हार्ट की कंट्रैक्शन ना रही तो सफिशेंट कार्डियक आउटपुट नहीं रहा और हार्ट फेलियर हो गया. दूसरी रीज़न जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी बाईपास करेगी, आपका ब्लड बाईपास कर जाएगा किसको, कुछ आपके वेसल्स को. क्या होगा जी, यू नो कि नॉर्मली क्या चल रहा है कि आपके हार्ट से ब्लड आया, मेजर आर्टरीज़ में आया. ठीक है, हार्ट से ब्लड आया, एओर्टा में आया, मेजर आर्टरीज़ में आया, आर्ट्रियोल्स में आया, कैपिलरीज़ में आया, देन वेन्यूल्स में आया, वेन्स में आया. ठीक है, उसके बाद वापस हार्ट की तरफ गया. सो दिस वाज द नॉर्मल सर्कुलेशन. लेकिन जी इस किस्म के हार्ट फेलियर में, हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर में क्या हुआ कि कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई आपके पेशेंट में. एबनॉर्मेलिटी क्या आई कि जी बेसिकली ब्लड ने बाईपास कर दिया आपके ये जो दरमियान में आर्टरियोल्स आ रही हैं, वेन्यूल्स आ रही हैं, कैपिलरीज आ रही हैं, इन्हें बाईपास किया और आर्टरीज़ से डायरेक्टली आपका ब्लड जाना शुरू हो गया. इन आर्टरीज़ से, मेजर आर्टरीज़ से या आर्टरीज़ से आपका ब्लड जाना शुरू हो गया टूवर्ड्स दी वेन्स, और ये दरमियान वाला जो कनेक्शन था ये हो गया बाईपास. यानी कि दरमियान में इसने तो आर्टरियोल्स की, आर्टरीज़ की रेजिस्टेंस को फेस ही नहीं किया. रेजिस्टेंस को फेस नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ जाना शुरू हो गया, हार्ट में. भाई रेजिस्टेंस फेस नहीं किया ब्लड में, तो भाई रेजिस्टेंस है नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा. जितना कार्डियक आउटपुट था उसने रेजिस्टेंस बाईपास की, उसने जी क्या किया, बाईपास करके पहुंच गया जी वेन्स में, यानी कि वीनस सर्कुलेशन में चला गया, जिसकी वजह से जी प्री लोड बढ़ गया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी अल्टीमेटली बढ़ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया. स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया.
यहाँ तक हम आ गए जी, आपके पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, दैट इज़ हाई कार्डियक आउटपुट। अब जी हार्ट फेलियर कैसे होगा भाई, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जी एक हार्ट जो है उसने क्या किया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, पंप करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है। अब जी कार्डियक आउटपुट बढ़ता जा रहा है। कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ा था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा था, द वॉल्यूम दैट वाज एट द एंड ऑफ द डायस्टोली, वो वॉल्यूम बढ़ रहा था। अच्छा जी, वॉल्यूम ज़्यादा वीनस रिटर्न आया, हार्ट के वेंट्रिकल्स में ज़्यादा ब्लड अकोमोडेट होना शुरू हो गया, ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो गया, हार्ट आहिस्ता आहिस्ता डायलेट करना शुरू हो गया, ठीक है। हार्ट के मसल्स के मायोफाइबर्स के जो लेंथ थी बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई। अब जी लेंथ बढ़ी तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो हार्ट फेलियर हो गया, यानी कि हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर हो गया आपके पेशेंट को। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे जी ये जो हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर है, इसमें क्या होगा जी, मैंने कहा बाईपास कर गया, आपकी आर्टरीज और वेंस का डायरेक्ट कनेक्शन बन गया, ब्लड ने बाईपास कर दिया दरमियान में आने वाली छोटी छोटी आर्टरीज़ को और वेन्यूज़ को, कैपिलरीज़ को बाईपास कर दिया, यानी कि शंटिंग होगी। रेलवे ट्रैक्स में कहते हैं ना, शंट कर दिया, ट्रैक एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर दिया। ब्लड ने क्या किया, ब्लड बेसिकली इधर क्या हो गया, बाईपास करके गया बिकॉज ऑफ दी शंटिंग। हुआ क्या, अब इटियोलॉजी क्या है शंटिंग की, देखो शंटिंग में हुआ क्या कि आर्टरीज़ ने डायरेक्ट कनेक्शन से बना दी है वेंस के साथ, सारे आर्टरीज़ और वेंस का कनेक्शन बन गया, दरमियान के आर्टरियोल्स आपकी कैपिलरीज जो वेन्यूल्स हैं वो बाईपास होना शुरू होगी। अब डायरेक्ट कनेक्शन बन गया, ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया बिटवीन दी आर्टरीज एंड दी वेंस। तो जी इस एबनॉर्मल कनेक्शन को इरेगुलर कनेक्शन को मैंने कह दिया एटीरियो वीनस फिस्ट्यूला, AVF। नाउ दिस इज AVF, दिस इज द शंट, मीन्स दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन टू एन अदर ट्रैक, बजाय इसके कि प्रॉपर ट्रैक को फॉलो करता, इसने क्या किया जी, आर्टरीज से डायरेक्ट वेन में आना शुरू कर दिया, मीन्स शंट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया टू एन अदर ट्रैक, रूट इसने क्या किया अपना शॉर्टर कर दिया। अच्छा जी, आर्टरीज से वेन्स तक आपका डायरेक्टली आ गया ब्लड, शंटिंग होगी जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ा, अब रेजिस्टेंस तो रही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाना शुरू हो गया आपके हार्ट की तरफ। अच्छा जी, अब ये इटियोलॉजी क्या है इस शंटिंग की, इस AVF की, इस एट्रियो वीनस फिस्ट्यूला की। भाई इस फिस्ट्यूला के रीजंस, इटियोलॉजी बच्चों क्या है, व्हाट इज़ इटियोलॉजी ऑफ दिस शंट। भाई दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, कंजेनिटल एटियोलॉजी, एक्वायर्ड एटियोलॉजी। कंजेनिटल एटियोलॉजी वो है जो बाय बर्थ ही आपके पेशेंट के अंदर शंटिंग थी जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था। अच्छा, एक्वायर्ड क्या थी, बाद में पेशेंट ने एक्वायर की, कैसे की, ट्रॉमा हो गया, इसको ट्रॉमेटिक एटियोलॉजी भी कह सकते हो। स्टबिंग वूंड होगी, किसी नोकदार चीज़ से क्या होगी, चोट लग गई, चाकू लग गया, जिसकी वजह से जब नॉर्मल कनेक्शंस बन गए बिटवीन द वेन्स एंड दी आर्टरीज, ठीक है। गन शॉट हुआ, बंदूक से गोली लग गई, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि शंटिंग हो गई। तो भाई इस शंटिंग ने क्या किया, भाई कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दिया। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दी प्रोसीजर। अच्छा भाई, ये जो एबनॉर्मेलिटी है शंटिंग हम सभी तक एबनॉर्मेलिटी समझ रहे हैं ना, लेकिन सर्जरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस शंटिंग को क्रिएट करवाते हैं। किन पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में हुआ रीनल कंप्रोमाइज्ड पेशेंट जिनका जो किडनी है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, द पेशेंट हु हैव सीवियर किडनी डिजीज़, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है। सो ऐसे पेशेंट में सर्जरी के लिए हम लोग इस शंट को क्रिएट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले वाली रीज़न के ऊपर आ जाओ, कंजेनिटल एटियोलॉजी। भाई वो कौन सी कंजेनिटल डिजीज़ है जिसके अंदर पेशेंट में शंट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके अंदर पेशेंट में, जिस कंडीशन में पेशेंट का ब्लड बाईपास कर जाता है आर्टरियोल्स को, कैपिलरीज को, और डायरेक्टली पहुंच जाता है आपके वेन्स में इनटू दी हार्ट। सो बच्चों, हेयर द एग्जांपल इज़ दी हीमेंजियोमास। हीमेंजियोमास क्या है, देयर इज़ बिल्डअप ऑफ द ब्लड वेसल्स, एबनॉर्मल बिल्डअप, मैस ऑफ द ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। और ऐसा ये कनेक्शन है जिसमें एक प्रॉपर, जी ऐसा नहीं है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप चल रहे हैं कि जो आर्टरीज आई हैं, देन वी हैव दी आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, देन वी हैव दी वेन्यूल्स और वेन्स, और फिर कहीं जाके हार्ट में जा रहा है। नो, एबनॉर्मल कनेक्शंस बन गए, शंट्स बन गए इस कंडीशन के अंदर बिटवीन व्हाट, बिटवीन द आर्टरीज एंड बिटवीन दी वेन्स।
अच्छा, इसकी एक शंट की एग्जांपल आप देखो, शंटिंग फॉर एग्जांपल कहाँ हो गई, शंटिंग होगी बिटवीन दी हेपेटिक आर्टरी एंड दी हेपेटिक वेन, शंटिंग होगी बिटवीन दी हेपेटिक आर्टरी एंड दी पोर्टल वेन। भी आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी है, यू नो कि ये मैं कौन से वेन्स की बात कर रही हूँ, किन वेन्स की बात कर रही हूँ बच्चों। क्या था कि जी आपको पता है आपका ब्लड आ रहा है, आपके हार्ट से आ रहा है, हार्ट से ब्लड की सप्लाई कहाँ हो रही है, आपके जीआईटी ट्रैक में हो रही है। अच्छा जी, जीआईटी ट्रैक की एग्जांपल्स क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा जी, कौन सी जी वेसल्स ने इधर सप्लाई किया, कौन सी आर्टरीज ने इन ऑर्गन्स को बच्चों सप्लाई किया, दैट इज़ दी स्प्लेनिक, दैट इज़ मेसेंटरिक आर्टरी। अच्छा, इनकी डिटेल में नहीं जा रहे, इन आर्टरीज़ ने क्या किया, आपके जीआईटी को ब्लड की सप्लाई कर दी, जीआईटी से ब्लड की जीआईटी पे ब्लड की सप्लाई होगी। अब यहाँ से जी वेन्स निकल रही हैं, वेन्स कहाँ पर जा रही हैं बच्चों, वेन्स यहाँ से जो निकली है दैट इज़ एक्चुअली दी पोर्टल वेन, पोर्टल वेन ने ब्लड को सप्लाई, पोर्टल वेन ने ये जो ब्लड है सप्लाई कर दिया टू दी लिवर। अच्छा, अब लिवर से भी वेन निकल रही है, दैट इज़ दी हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन से ब्लड कहाँ पे जा रहे हैं, इन्फीरियर वेना कैवा में, इन्फीरियर वेना कैवा से कहाँ पे जा रहे हैं, गेंद जी हार्ट में जा रहे हैं ना। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने कहा कि जी ब्लड आया, हार्ट से आया, आर्टरीज़ के थ्रू जीआई में गया, जीआई से वेन्स निकली, वेन्स के थ्रू कहाँ पे चला गया, अल्टीमेटली आपके इन्फीरियर वेना कैवा में चला गया। सो जी ब्लड जो आ रहा है उसकी डायरेक्ट सप्लाई आपके लिवर को है बाय दी हेपेटिक आर्टरी। अभी मैंने डिस्कस किया ना एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन दी हेपेटिक आर्टरी एंड दी हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी यहाँ पर है और हेपेटिक वेन यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। ओके जी, देयर इज़ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन दी हेपेटिक आर्टरी, दिस हेपेटिक आर्टरी एंड दी पोर्टल वेन, दिस इज़ दी पोर्टल वेन। अच्छा, जब डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए, दरमियान के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाए, तो भी मेरे तो नर्वस सिस्टम को ये लगेगा ना कि आई नीड ऑक्सीजन, मेरे दरमियान के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जी मेरे सीएनएस एक्टिव हुआ, सीएनएस ने कहा जी हार्ट को जी भाई, सीएनएस ने क्या रिलीज़ किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव किया, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ की, और जी नॉरएपिनेफ्रिन ने हार्ट के बीटा सेल्स के ऊपर काम किया, बीटा रिसेप्टर्स पे काम किया, बीटा रिसेप्टर्स ने कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दी, कार्डिक आउटपुट बढ़ा दिया, अल्टीमेटली जी कार्डिक आउटपुट बढ़ता गया। लेकिन भाई ये कार्डिक आउटपुट, ये हार्ट कितनी देर के लिए काम करेगा, नहीं इतनी देर के लिए काम नहीं कर सकता। नाउ वी हैव द मैकेनिज़्म, यहाँ पे बच्चों आपके पास मैकेनिज़्म आ जाता है, दैट इज़ एक्चुअली दी फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहरहाल जी अभी तक यहाँ तक ये हुआ कि शंट क्रिएट हो गया, शंट ने क्या किया, ब्लड को डायरेक्ट सप्लाई करना शुरू कर दिया, बाईपास कर दिया डिफरेंट दरमियान के कनेक्शंस को, डिफरेंट वेसल्स को, रेजिस्टेंस कम फेस की, और जी आपका वीनस रिटर्न बढ़ गया, वीनस रिटर्न बच्चों बढ़ गया, प्रीलोड बढ़ गया, प्रीलोड बढ़ गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डिक आउटपुट बढ़ गया। लेकिन भाई कार्डिक आउटपुट बढ़ गया है, कितनी देर तक इस कार्डिक आउटपुट आपकी बॉडी की डिमांड को पूरा करेगा। आपका हार्ट तो सिग्नल दे रहा है कि दरमियान का ऑर्गन्स बाईपास हो गए, इन्हें किसी किस्म का ब्लड नहीं मिल रहा है, भाई इन्हें ब्लड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म। ठीक है, चाहे जितना मर्ज़ी मेरी बॉडी कोशिश कर ले कि कार्डिक आउटपुट मज़ीद बढ़ाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि जी मेरे हार्ट के मसल्स थकने वाले हैं, मेरे हार्ट के अंदर होने वाली है कार्डियक रीमॉडलिंग, मेरे हार्ट के सेल्स का फंक्शन, उनका साइज़ चेंज होने वाला है। देखो बच्चों, जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा था, उसकी वजह क्यों बढ़ा था, एंड स्टाइल क्योंकि प्रीलोड ज़्यादा आ रहा था ना, ओके प्रीलोड ज़्यादा था, हार्ट के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा थी, हार्ट ने क्या कर दिया, अपने आप को कर दिया डायलेट कैसे किया कि अपने जो मायोफाइबर्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग को बढ़ा दिया, मायोफाइबर्स स्ट्रेच कर गए, जाहिर है अब ये जो मेरे पास वेंट्रिकल है इसके अंदर स्पेस बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, मायोफाइबर्स की लेंथ बढ़ गई। तो भाई अब इसने क्या किया कि पहले तो ये नॉर्मल सी लेंथ बढ़ी थी, इसने कॉन्ट्रैक्शन की, कार्डिक आउटपुट बढ़ा दिया, कार्डिक आउटपुट बढ़ा के जब तक वो जी ब्लड की सप्लाई करता जा रहा था, दिस वाज द कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। लेकिन अब जी मज़ीद लेंथ बढ़ती गई, वॉल्स के अगेंस्ट टेंशन बढ़ती गई, मज़ीद ब्लड आता गया, अब जी मज़ीद मेरे हार्ट ने उस स्ट्रेंथ की कंट्रैक्शन नहीं करनी है, बिकॉज मज़ीद साइज़ बढ़े ना, कंट्रैक्शन विल बी लेस कंट्रैक्शन हुई
अब तो कार्डिक आउटपुट नहीं जा रहा प्रॉपर क्वांटिटी में, तो अब हो गया दिस विल बी दी डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। सो यहाँ से मेरे पास एक कंक्लूजन आया कि सबसे पहले क्या था, देयर वाज कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कैसा था कि कार्डिक आउटपुट बढ़ा था, चलो जी मेरी बॉडी की कुछ ना कुछ डिमांड्स पूरी हो रही थी, लेकिन कंटिन्यूसली क्या था कि हार्ट के मायोफाइबर्स की स्ट्रेचिंग बढ़ती जा रही थी, तो जिसकी वजह से ये कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर इज़ कन्वर्टेड इनटू डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। अब भाई अब कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? तो हम भाई यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, अब जी कंटिन्यूसली मैंने कहा कि मेरा तो ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि जी बॉडी को तो ब्लड नहीं मिल रहा, बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा, मल्टीपल चीज़ें एग्जैजरेट करते जा रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं जी, नहीं मिल रहा, दरमियान को शंटिंग होगी, दरमियान को ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा, चाहे आप जो बाईपास करके कार्डिक आउटपुट बढ़ा रहे हैं, तो भाई ये तो दिस इज़ बैड थिंग, इनको ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा। तो मेरे जी क्या हुआ, CNS ने इसको सेंस कर लिया। अच्छा जी, एक्टिवेशन किसकी हो गई कि ये जो डिक्रीज़ ब्लड सप्लाई आई है, जिसने ऑर्गन्स को बाईपास कर दिया है, ब्लड ने ऑर्गन्स को बाईपास कर दिया, सो देर इज़ जी अब सिग्नल आ गया, देर इज़ डिक्रीज ब्लड सप्लाई। यहाँ पे जी न्यूरो हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम आपका एक्टिव हो गया, आपका जी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या हुआ जी, आपके जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, इसने एक्टिव कर दिया इसने जी एक्टिव कर दिया एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स को, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स ने नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करना शुरू कर दिया, जिसने हार्ट के ऊपर काम किया, हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ा दी, ओके, हार्ट बीट बढ़ा दी, कार्डिक आउटपुट कोशिश की ना इसने कि ज़्यादा आ जाए, लेकिन साथ ही साथ देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने और क्या काम किया था, इट वाज आल्सो एक्टिंग ऑन दी अल्फा रिसेप्टर्स दैट वर ऑन दी वेसल्स, दैट वर ऑन दी आर्टरीज। भाई यहाँ पे कर दी कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन से अब हाइपरटेंशन हो गया, भाई कंस्ट्रिक्शन हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर जब बढ़ गया यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुई, जितना ब्लड था अब इतनी तेज़ी से तो ब्लड आगे नहीं जा रहा है, तो ब्लड कहाँ पे रिटेन करना शुरू हो गया, आपके वेंट्रिकल्स में, अब वेंट्रिकल्स में रिटेन कर रहे हैं और कम ब्लड आगे जा रहा है, तो वेंट्रिकल्स डायलेट कर रहे हैं कि इस ब्लड को किसी तरह अकोमोडेट कर सके, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, देयर विल बी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कि जी वेंट्रिकल्स का साइज़ बढ़ गया, थिकनेस बढ़ गई, लेकिन बढ़ते बढ़ते स्ट्रेचिंग बढ़ गई, अल्टीमेटली अब कार्डिक आउटपुट नहीं हो रहा। मैंने कहा ना कि आपके जो हार्ट सेल्स थे, मायोसाइट्स थे, उनका साइज़ बढ़ गया, उनकी थिकनिंग हो गई, यानी कि आपके जो मायोसाइट्स हैं, अच्छा फिर उनकी पहले कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल थी, फिर कंट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, यानी कि मेरे हार्ट का सेल्स का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन ऑल्टर हो गया, यानी कि देयर विल बी कार्डियक रीमॉडलिंग, पहला वाला जो मॉडल था दैट इज़ गेट चेंज हो गया, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने ये कर दिया, रास ने जी और गलत काम कर दिया, रास एक्टिव हुआ, रास ने क्या किया, रास को पता चला रास एक्टिव क्यों हुआ था कि कार्डिक आउटपुट कम था, कैसे जी, रीनल आर्टरी पे परफ्यूजन कम थी, जिसकी वजह से जी रास ने क्या किया कि रेनिन रिलीज़ कराई। अच्छा, इस प्रोसेस के डिटेल में नहीं जा रही, मल्टीपल टाइम्स हम इसको अपलोड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, रेनिन रिलीज़ हुई, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ हुआ, एल्डोस्टेरोन एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब जी इसने क्या किया, ये जो एंजियोटेंसिन अच्छा इसके ऊपर बाद में आते हैं। अच्छा, ये जो सारे फैक्टर्स रिलीज़ हुए, इन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली रास ने क्या किया, सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाना शुरू कर दी, यूरिनेशन कम कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, प्रीलोड बढ़ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन भाई हार्ट ने हो जाना है वीक, अब वो ज़्यादा जी ब्लड को पंप आउट नहीं कर सक रहा, तो भाई अब चांसेस है पल्मोनरी एडिमा के, कंजेशन के, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या हुआ बच्चों, अब देखो ये जो मेरे हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं ज़्यादा पंप करके ब्लड को बाहर नहीं निकाल रहे, ब्लड एक्यूमुलेट कर गया, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो भी कर जाए, क्लियर, ब्लैक फ्लो करके लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाए, ठीक है। फिर ये जो इतने फैक्टर्स जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी की भी तो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन भी हो जाएगा, और साथ ही जी क्या होना शुरू हुआ, ब्लड आपके लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर गया, सो देयर विल बी द पल्मोनरी एडिमा, देयर विल बी कंजेशन,
दैट, अच्छा इस पॉइंट को दोबारा से डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा बच्चों, ये दो फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी या एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्टिव होगा। अच्छा जी, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ हुआ, एंजियोटेंसिन 2 ने जी स्टिमुलेट कर दिया, सिग्नल दे दिया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस आपको पता है जी, बाय स्ट्रक्चर दिस इज़ कनेक्टेड टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक स्ट्रक्चर के थ्रू हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आर कनेक्टेड। स्ट्रक्चर का क्या नाम है? दैट इज़ रिटन इन फंडीब्यूलम। ओके, अब जी क्या किया फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ कर दिया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसने स्टिमुलेट कर दिया आपके V1 रिसेप्टर्स को। V1 रिसेप्टर्स बच्चों आपके कहाँ पे प्रेजेंट हैं? दीज आर प्रेजेंट ऑन दी रीनल आर्टरीज, रीनल वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। अदरवाइज और कहाँ प्रेजेंट है? सिस्टमिक, सबप्लांचिक, कोरोनरी सर्कुलेशन की वेसल्स पे भी प्रेजेंट है। अच्छा जी, V1 रिसेप्टर्स एक्टिव हुए, V1 रिसेप्टर्स ने क्या किया? वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा दी। अच्छा जी, रीनल वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा दी, जिसकी वजह से देयर विल बी द रिटेंशन ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर की रिटेंशन होगी, किडनीज़ ने वाटर को डिटेन कर दिया, किडनीज़ ने वाटर को एक्सक्रीट नहीं करने दिया। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसने डायूरेसिस, यूरिन की एक्सक्रीशन नहीं होने दी। फिर जी जनाबे वाला ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, अल्टीमेटली फिर आगे जाके हार्ट ने क्या करना है? काम करना छोड़ देना है। फिर जी इस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जानी है। फिर आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं कि पल्मोनरी एडिमा हो जाना है, पेरिफेरल एडिमा हो जाना है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाई कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर। जस्ट एक कॉन्सिक्वेंस यहाँ हमने डिस्कस किया, बाईपास को।